ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सेकंड क्लास है आपका। एजुकेशन स्कीम्स की हम अपडेट कर रहे हैं। क्लास 2 है ये आपका। इंडिया ईयर बुक 2025 का समरी देख रहे हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने पहले ही क्लास में डिस्कस किया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है आपके देखने को आ रहे हैं। 15 से 20 मार्क्स जो है लास्ट 2-3 ईयर्स से आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। सो आज हम जो है एजुकेशन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट द हेल्थ स्कीम्स। सो एजुकेशन स्कीम्स में लेट अस टॉक। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है ये आपका कब बना था? इट वॉज क्रिएटेड इन 1985। 1985 में ये बना था। इसके दो डिपार्टमेंट्स हैं। इट रन्स थ्रू टू डिपार्टमेंट्स। वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड द अदर इज डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है इट ऑब्वियसली इट विल टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी है ना, ये बहुत कंप्रिहेंसिव डिपार्टमेंट है। इट हैंडल्स दी डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स और उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारे ऑटोनोमस बॉडीज भी काम करते हैं। सो इसमें अगर आप देखेंगे ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, दो डिपार्टमेंट मैंने बताया, एक स्कूल एजुकेशन एक हायर एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में क्या क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनआईओएस, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एंड नेशनल बाल भवन। ये सारे जो है इसके ऑटोनोमस बॉडीज हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स चलाता है। दो टाइप के स्कीम्स होते हैं। एक होता है सीएसएस स्कीम, दैट इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। वो भी आई थिंक उसका एब्रीविएशन सेम हो जाएगा। लेकिन स्पॉन्सर्ड और सेक्टर में क्या डिफरेंस है? स्पॉन्सर्ड में मेजॉरिटी चंक जो पैसा है वो कौन देता है आपका? वो आपका सेंटर देता है एंड देन देयर इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ओके। इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो जनरली 60-40 का स्प्लिट होता है। 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देता है। और जो हिमालयन स्टेट्स होता है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो अपना रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर सकती है ड्यू टू जियोग्राफिकल लिमिटेशंस, उनका क्या रहता है? 90:10। ओके। उनका क्या रहता है? 90:10, मतलब 90% विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें समग्र शिक्षा स्कीम है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण और द पीएम पोषण स्कीम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये आपका क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम चलता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर द स्कीम वेयर 100% ऑफ द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। तो इसमें क्या है? नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। सो ये जो एक्ट है ये क्यों बना था? बिकॉज 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, राइट टू एजुकेशन। और ये 21A, मैंने बताया था आपको पॉलिटी की क्लास में, जो ए होता है ये आपका कैपिटल लेटर्स में, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज योर अमेंडमेंट। ओके। A B C D ऐसे होता है ना, तो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स बताता है। सो आर्टिकल 21 में जब अमेंड किया गया तो उसमें ये ऐड कर दिया गया। और इसमें क्या बोल रहा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे किसको? चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों को हम लोग क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन as a fundamental right in such a manner as the state may by law। तो ये जो बाई लॉ है ना, ये जो अमेंडमेंट हुआ था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कहा था कि वी मेक इट अ फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। लेकिन किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा वो बाई लॉ गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी। तो इसीलिए 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आया। It entitles all children between the age of 6 to 14 years free and compulsory admission, attendance and completion of what?
एलिमेंट्री एजुकेशन, हायर एजुकेशन की यहां बात नहीं हो रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है। और इन अ नेबरहुड स्कूल, मतलब ऐसा स्कूल नहीं कि बहुत दूर हो, उनके घर के पास वाले स्कूल में दे कैन डू दैट। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स। प्राइवेट अनएडेड का मतलब क्या होता है? ऐसे स्कूल्स जो प्राइवेटली हेल्ड हैं और उनको किसी भी तरीके का गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स विल बी asked to give 25% of their total seats to these people. ओके, इनको हम क्या बोलेंगे? EWS किड्स। 25% जो है इनको देना पड़ेगा सीट्स, ओके, स्कूल्स में। आपने वो मूवी देखी होगी हिंदी मीडियम, आई थिंक दैट इज द मूवी हिंदी मीडियम, विच इज इरफान खान की मूवी थी वो, जिसमें वो गरीब बन जाते हैं ताकि ईडब्ल्यूएस कोटे से उसका एडमिशन हो जाए एक बड़े स्कूल में, है ना। सो इसमें क्या होता है, 25% सीट्स जो है आपको ईडब्ल्यूएस किड्स को देना होगा, हु आर बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप। ओके, अब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। इसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे, अभी इसी क्लास में करेंगे। एंड इट रिप्लेस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। एंड इसका डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन प्लान को हम क्या कहते हैं? सार्थक, SARTHAQ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंप्लीमेंट करने के लिए सार्थक प्लान लाया गया है। दिस इज स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और इसी सार्थक के थ्रू जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। टीचर एजुकेशन में टीचर एजुकेशन में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP जो है उसको नोटिफाई किया गया था 2021 में बाय द NCT, दैट इज द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो अभी क्या होता है, जैसे आप बीएड करते हैं तो बीएड 2 साल का होता है, एमएड जो है फिर वो आपका फर्दर उसकी ड्यूरेशन होती है, फिर उसमें आप PhD भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको किधर जाना है ना, आपको किस लेवल तक जाना है। लेकिन यहां पर एक 4 साल का टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को नोटिफाई किया गया है, जिसमें टीचर स्पेसिफिकली निकलेंगे उस प्रोग्राम से, मतलब एज गुड एज ग्रेजुएशन। ओके, national mission for mentoring envisaged in the NEP 2020. So it talks about creating a large pool of senior and retired professionals to mentor these school teachers. इसमें होगा क्या? पहली बात तो आपको बीए का डिग्री मिल जाएगा और इसमें आपका बीएड जैसा इंटीग्रेटेड होगा 4 साल का, ठीक है। आप बने बनाए टीचर जो है, हु हैज द नॉलेज ऑफ द पेडागोजी एंड ऑल दीज थिंग्स, आप निकलेंगे। अब यहां पर अगर मैं बात करूं NMM की बारे में, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग, ये किसके लिए है? जो भी रिटायर्ड टीचर है या सीजन टीचर है जिनको 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, उनका एक पूल बनाया जाएगा। एंड दीज पीपल, दे विल इम्पार्ट देयर ट्रेनिंग एंड विजडम टू द स्कूल टीचर्स हु आर न्यूली ज्वाइनिंग। ओके, एक विद्यांजलि पोर्टल है, एंड दिस इज फॉर वॉलंटियर्स फ्रॉम कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर who wish to share their skills and knowledge with government schools of their choice। तो विद्यांजलि पोर्टल पे आप जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर आपको शेयर करना है अपना जो भी स्किल्स है विथ अ गवर्नमेंट स्कूल, विथ अ गवर्नमेंट टीचर, तो आप जो है विद्यांजलि पोर्टल पे जा सकते हैं। निष्ठा क्या है? दिस इज द नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। Okay, this is what Nishtha, National Initiative for School Heads and Teachers Holistic Advancement, इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और ये टीचर्स एट द एलिमेंट्री लेवल को कवर करता है। एंड इट इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्लीज रिमेंबर दिस, किसको कवर कर रहा है? स्कूल हेड्स और टीचर्स को, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको ये कवर कर रहा है। और फॉस्टर कराना चाह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। कैसे? बाय ट्रेनिंग द टीचर्स। टीचर्स को ऐसे ट्रेन करेगा कि स्टूडेंट्स में जो है क्रिटिकल थिंकिंग बने। और निष्ठा जो है, इट नाउ कवर्स टीचर्स एट ऑल स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। पहले एलिमेंट्री तक सीमित था, अब जो है सारे लेवल पे जो है इसको नोटिफाई कर दिया गया है। एलिमेंट्री, प्राइमरी,
हाई स्कूल, सारे लेवल पे। अब हम बात करते हैं पीएम श्री के बारे में। सो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये पीएम श्री स्कूल क्या कर रहा है, देर आर 14,500 स्कूल्स ऐसे हैं जिनको अपग्रेड करेगा। जो ऑलरेडी स्कूल, सेंटर, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल हैं, यूनियन टेरिटरी के स्कूल है, स्टेट के स्कूल है, उनको क्या करेगा, उनको अपग्रेड करेगा। और उनको जो है बेटर, जो है फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर टीचर ट्रेनिंग, ये सारे जो है उससे जो है उनको मॉडल स्कूल्स बनाएगा। सो 14,500 प्लस स्कूल्स जो है उसको कराना पड़ेगा। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय भी इंक्लूडेड है इसमें। सैनिक स्कूल नहीं लिखा हुआ था, आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंडिया ईयरबुक, तो वहां सैनिक स्कूल नहीं लिखा हुआ था। केवी, नवोदय विद्यालय, लोकल बॉडी वगैरह लिखा हुआ था। सो पीएम श्री स्कूल जो है ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है एक मॉडल होगा। मतलब पीएम श्री स्कूल्स में आपको एनईपी 2020 का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। एनवीज आर द नवोदय विद्यालय। पीएम श्री समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं पीएम पोषण के बारे में, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। दिस इज द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एनएफएसए हमने क्लास में डिस्कस किया, इफ यू रिमेंबर, इन द इकोनॉमी मॉड्यूल। इट कवर्स ऑल स्कूल चिल्ड्रन हु आर स्टडिंग इन द बाल वाटिका। बाल वाटिका क्या होता है? इट्स अ किंडर गार्डन, जो यूकेजी, एलकेजी, प्री नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं, एंड क्लासेस 1 to 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। और ऑब्जेक्टिव इसका टू प्रोंग है, मतलब ये क्या कर रहा है, हंगर प्लस अटेंडेंस, दैट इज एजुकेशन, जो है दोनों को ये कवर कर रहा है। मतलब हंगर एंड एजुकेशन बोथ आर बीइंग कवर्ड। इसमें क्या कर रहा है, बच्चों जो है, बच्चों को स्कूल ज्यादा आए, रेगुलरली आए, इसलिए उनको प्रोत्साहित कर रहा है। इट इज encouraging the poor children who belong to the disadvantaged section to attend the school more regularly, and it provides nutritional setup to children of elementary stage in drought affected areas ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब देखिए क्या होता है, आपको खाना मिल गया, अप्रैल में स्कूल चल रहा है, जुलाई में चल रहा है, अगस्त वगैरह में चल रहा है, तो बच्चे आ रहे हैं। अब मई और जून का क्या होगा? तो उसमें भी इन्होंने क्या सोचा है कि ऐसे स्कूल्स जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में है, उनको समर वेकेशन में भी सपोर्ट मिलेगा। ओके, वो समर वेकेशन में भी सपोर्ट देंगे पीएम पोषण के थ्रू। अब हम बात करते हैं तिथि भोजन के बारे में। सो तिथि भोजन है क्या? तिथि भोजन जो है, दिस इज बेसिकली स्टार्टेड बाय द गुजरात गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है, जैसे आपका बर्थडे है, आपका कोई मैरिज एनिवर्सरी हुई, कोई आपका पासिंग अवे, सम फ्यूनरल जो एक होता है ना, कि व्हाट डू यू कॉल इट, रिमेम्बरेंस डे, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का अगर दिन होता है जिसमें आप खाना खिलाना चाहते हैं बच्चों को, स्पेशल आप फूड जो है वो कर सकते हैं। ओके, नॉट तेरहवीं, बट आई थिंक वो होता है बरसी, जिसको कहते हैं बरसी कहते हैं ना, तो बरसी के दिन जनरली वो जो आपका लोग क्या करते हैं कि स्पेशल फूड जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है तिथि भोजन में, बेसिकली आपको अगर कोई स्पेशल डे है आपका, तो आप स्पॉन्सर करके और बच्चों के लिए पूड़ी और अच्छी अच्छी जो चीजें हैं वो खाना खिला सकते हैं बच्चों को। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। अब इसको क्या कर दिया गया, ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को गाइडलाइंस भेज दिया गया है। एंड इट ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ प्रोवाइडिंग फूड ऑन स्पेशल ओकेजन। ओके, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, एसएनजी प्रोग्राम। सो ये यहाँ हर्ब्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है स्कूल के प्रेमाइसेस में ही उगाना, और उसी को यूज करके मील प्रिपेयर करना, उसी को यूज करके क्या, मील प्रिपेयर कराना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, दो चीजें हैं, एक तो बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे चीजें उगती है और ये सारी चीजें, दूसरा है मैल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज है उसको, गैप को जो है भरेगा। मिड डे मील रूल्स जो है, इट इज ऑल्सो नोटिफाइड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एंड इट मेक्स टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स मैंडेटरी।
जो भी खाना जा रहा है बच्चों को, वो क्या होगा आपका, मैंडेटरी होगा उसकी टेस्टिंग कराना। एंड फूड सिक्योरिटी अलाउंस जो है, इट विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इफ नॉट कुक्ड मील इज प्रोवाइडेड। अगर हॉट कुक्ड मील आप नहीं दे सकते, तो आप क्या करोगे, फूड सिक्योरिटी अलाउंस बच्चों को दोगे ताकि वो उनके पेरेंट्स खरीद सके फ्रॉम द ओपन मार्केट। अब हम बात करते हैं एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम के बारे में, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें ये 2008 में लॉन्च हुआ था। इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है। एंड इट अवार्ड स्कॉलरशिप्स टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हु आर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, जो कि ईडब्ल्यूएस से है, और उनका ड्रॉप आउट क्लास 8th के बाद रोकना। 8वें क्लास के बाद उनका ड्रॉप आउट रोकने के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम आया है। और इसमें क्या है, 7th में आपको 55% मार्क्स की जरूरत है। अगर आपके 55% मार्क्स है, यू क्वालिफाई फॉर दिस स्कीम, ताकि आप अपना एजुकेशन कंटिन्यू रख सके एट द सेकेंडरी स्टेज बिटवीन क्लास 8 to 12। नवोदय विद्यालय समिति, सो ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जो है बना था। एंड नवोदय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल है किसके लिए, टैलेंटेड किड्स के लिए फ्रॉम द रूरल एरियाज, विदाउट रिगार्ड टू देयर फैमिली सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। हर टाइप के बच्चे जो है एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत गरीब ही जाएंगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास, अगर वो टैलेंटेड बच्चे हैं तो उनको रूरल एरिया से आइडेंटिफाई करके एक एग्जाम के थ्रू एक एग्जाम के थ्रू नवोदय विद्यालय में रेसिडेंशियल स्कूलिंग दी जाएगी। ओके। एनसीईआरटी की बात करते हैं, ये 1961 में एस्टैब्लिश हुआ था। दिस इज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ते हैं, यूपीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। ये किसमें है, स्कूल एजुकेशन में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रिसर्च जो है, रिसर्च करता है, ये एडवाइस करता है, ये आपको डेटा जो है उसका एनालाइज करता है, ये सारी काम जो है इसका है। और एनसीईआरटी जो है उसको इंटरेस्ट किया गया है 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए, जिसमें आपका स्कूल एजुकेशन है, टीचर की एजुकेशन है, जो पढ़ाएंगे जो पढ़ेंगे दोनों का एजुकेशन, एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और अडल्ट एजुकेशन। अब एडल्ट एजुकेशन क्या है, ऐसे जो लोग जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जिनका एज हो चुका है, और वो अब जो है दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द स्टडीज, और उनको काम करना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी अडल्ट एजुकेशन में एनसीईआरटी काम करेगी। जादुई पिटारा, व्हाट इज दिस जादुई पिटारा, इट इज द कलेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल। क्या है ये, कलेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल which is based on the recommendation of National Education Policy 2020 and the National Curriculum Framework Foundational Stage। सो ये जो चीज है जादुई पिटारा, ये लर्निंग टीचिंग मटेरियल इसमें रहता है। आप अगर एक टीचर हैं, इसको एक्सेस करके आप एनईपी 2020 कंप्लायंट मटेरियल्स जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज करके पढ़ा सकते हैं बच्चों को। परख, परख आई थिंक हैज बीन देयर इन मेनी टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस। ओके, सो परख क्या है, दिस इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, एंड इट हैज बीन सेट अप इन एनसीईआरटी। तो परख को कौन चला रहा है, एनसीईआरटी चला रहा है। ये परफॉर्मेंस का असेसमेंट करता है, रिव्यू करता है और एनालाइज करता है किसको, नॉलेज को। ठीक है, टू फुलफिल द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड इंप्लीमेंट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट असेसमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा क्या है, दिस इज अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा। ओके, ये एक्रोनिम आप समझ रहे हैं ना, क्यों किया गया, ताकि इजिली कैचेबल हो। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्योरी पे ये बेस्ड है, और ये फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। यूपीएससी यहाँ क्या गेम खेल सकता है,
very low cost, something like that. So Diksha is freely accessible by students, teachers, parents, and educators nationwide. Okay, so Diksha is a digital infrastructure for knowledge sharing, an initiative by NCERT, और परख भी जो है NCERT का। तो याद रखिएगा NCERT का क्या क्या है, आपका परख है, आपका दीक्षा है, ऑल राइट, और फिर जादुई पिटारा है जो कि आपका NEP 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशन स्टेज है। ठीक है, इट वाज नॉट डायरेक्टली गिवन कि ये जादुई पिटारा एनसीईआरटी का है कि नहीं, लेकिन व्हाट इज जादुई पिटारा, तो कलेक्शन ऑफ लर्निंग टीचिंग मटेरियल। ओके, राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र, समीक्षा का मतलब होता है रिसर्च करना, है ना, समीक्षा का मतलब होता है एनालिसिस करना। ओके, ओके, इसका मतलब क्या होता है, यस, जादुई पिटारा दीक्षा के अंदर ही है, करेक्ट। तो राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र जो है, इट इक्विप्स द पॉलिसी एंड द डिसीजन मेकर्स विथ रियल टाइम और नियर रियल टाइम एजुकेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स, एंड इट फैसिलिटेट्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एंड इट ऑल्सो इनकलकेट्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई वगैरह यूज करके डेटा देता है ताकि उससे जो है कैलिब्रेशन हो सके आपके पॉलिसीज का, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज का। अब हम बात करते हैं सफल के बारे में। तो सफल जो है, इट इज स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग, एंड दिस इवैल्यूएट स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। तो ये क्या करता है कि बच्चे क्या मैथ्स कर पा रहे हैं, क्या उनको साइंस की थोड़ी बहुत समझ है, उनका जनरल नॉलेज कैसा है, ये सारी चीजें कब देखता है, थर्ड थर्ड क्लास में, फिफ्थ क्लास में, और एट्थ ग्रेड लेवल पे। ओके, सो ये आपका ग्रेड स्पेसिफिक है, थर्ड पे देखता है, फिफ्थ पे देखता है, और एट्थ पे देखता है, और ये सीबीएसई के हेल्प से कंसेप्चुलाइज किया गया। परख में अगर हम देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का है, और ये बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग नॉर्म स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट असेसमेंट ये करता है, ये गाइडलाइंस बनाता है। परख जो है क्या बनाता है, नॉर्म स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाता है, और सफल जो है वो असेस करता है कि आपका क्या जो नॉलेज है वो है कि नहीं। थर्ड क्लास में, जैसे थर्ड क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, फिफ्थ क्लास में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ऐसे एट्थ क्लास तक आपको ये चीज आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो गाइडलाइंस बनती है परख से, वो आप कह सकते हो कि हम गाइडलाइंस और नॉर्म्स बनाते हैं। और सफल में हम क्या करते हैं, सफल में हम एक्चुअली में एनालाइज करते हैं लर्निंग आउटकम को। और सफल किसका किसके साथ कंसेप्चुलाइज किया गया है, सीबीएसई के साथ, परख एनसीईआरटी के साथ। अब एनआईओएस की बात करते हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये बेसिकली क्लास ट्वेल्थ तक जो है आपको डिस्टेंट एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, एंड इट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उसमें से एक मेजर अवार्ड कौन सा है, यूनेस्को का किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज। तो किंग सेजोंग कहाँ के थे, नाम से पता चल रहा है कोरियन किंग लग रहे हैं, किंग सेजोंग जो है कोरियन किंग लग रहे हैं। ओके, यूनेस्को का जो है आपका, यस, तो करेक्ट कोरियन किंग ही है। तो इन पे एक आई थिंक ड्रामा सीरीज भी आया है, यस, वेरी पॉपुलर ड्रामा सीरीज इज देयर। एंड ये जो सेजोंग है ना, किंग सेजोंग, इनके नाम पे लिटरेसी प्राइज क्यों है, इनके नाम पे लिटरेसी प्राइज क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये एक्चुअली हंगुल, हंगुल जो है, इट इज द फोनेटिक सिस्टम दैट इज यूज्ड इन कोरियन, कोरियन लैंग्वेज। तो ये एक जो किंग है ना, किंग सेजोंग, ही इज अ मेडिवल एरा किंग, और इन्होंने कोरियंस के लिए हंगुल लैंग्वेज बनाया था, जिसको आसानी से आप पकड़ सकते थे और कोरियन लैंग्वेज में आप सीख सकते थे। तो इससे क्या हुआ, एक एजुकेशन रेवोल्यूशन आया कोरिया में, एंड पीपल जो पहले नहीं पढ़ाई कर सकते थे, दे वेर एबल टू स्टडी। तो टू ऑनर दिस किंग सेजोंग्स हंगुल एवोल्यूशन, यूनेस्को ने इनके नाम पे एक लिटरेसी प्राइज रखा है। व्हाई, बिकॉज इनके वजह से कोरियन पीपल, दे वेर एबल टू लर्न टू राइट।
दे वेर एबल टू लर्न टू राइट। अब समझ में आया वाई दिस लिटरेसी प्राइज इज देयर ऑन द नेम ऑफ किंग सेजोंग, बिकॉज इनके वजह से इट बिकेम इजियर टू लर्न कोरियन फॉर द पीजेंट्स इन कोरियन। ओके। और ये जो है एनआईयूएस ने डीप करके, तो इनको ये एनआईयूएस को प्रेस्टिजियस यूनेस्को प्राइज मिला था 2021 में फॉर इट्स वर्क ऑन लिटरेसी। और डीप जो है, दिस इज द डिजिटल एजुकेशन एंड ई रिसोर्स प्लेटफॉर्म, ई लाइब्रेरी ऑफ एनआईओएस है। व्हाट इज दिस? इट इज द ई लाइब्रेरी ऑफ एनआईओएस डीप। नेशनल बाल भवन, ये क्या है? इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और ये क्या करता है? ये जो आपका नेशनल बाल भवन है, ये बेसिकली नॉन एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर है। यहां पर जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें आप अपनी डेवलप कर सकते हो। जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो आपकी नेशनल बाल भवन में 5 से 16 साल के बच्चे अपना डेवलप कर सकते हैं। उल्लास, व्हाट इज उल्लास? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है। और ये उल्लास जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। व्हाट इज दिस? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास। और इसको नाम क्या दिया गया है? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिकमेंडेशन से अलाइन करता है। और ये वॉलेंटियर्स के थ्रू किया जाता है। अब ये है क्या? इसमें ये जो है, जो अडल्ट 15 साल से ऊपर के हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई उनकी छूट गई है, तो वॉलेंटियर्स के थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट रह जाते हैं ड्यू टू फैमिलियर कंडीशन, ड्यू टू सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, तो उनको ट्रैक करके और उनको जो है वॉलेंटियर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। ओके। और 5 कंपोनेंट है इसमें। क्या क्या पढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ऐसे लोग जो कि एकदम ही नहीं जानते, जिनको बेसिक नंबर्स नहीं आता है, जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता है, उनको ये केटर करेगा। उसके बाद क्रिटिकल लाइफ स्किल्स सिखाएगा, बेसिक एजुकेशन इम्पार्ट करेगा, वोकेशनल स्किल्स इम्पार्ट करेगा, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। मतलब क्या होता है कंटिन्यूइंग एजुकेशन का? जिनकी एजुकेशन छूट गई है, मान लो क्लास 5 तक पढ़े हैं, 4 तक पढ़े हैं, समथिंग लाइक दिस, तो उसके बाद उनको जो है यहां पर कराया जाएगा। तो उल्लास जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम। ओके। एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव, जहां पर वॉलेंटियर्स को बोला जाएगा कि आप ऐसे लोगों को पढ़ाइए जिन जो 15 साल से ऊपर हैं और जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है। निर्फ, सो दिस इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इसमें जो है 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये क्या करता है? रैंक करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। आपने निर्फ सुना होगा, नैक भी सुना होगा। अभी तो सारे कॉलेज से, आप में से सारे जो कॉलेज गए होंगे, अभी तो रिसेंटली सब पास आउट हैं, सो आपको याद होगा नैक और निर्फ के बारे में। निर्फ और रैंक, नैक के बारे में, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, निर्फ जो है ना, रैंकिंग देता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। और जो नैक है आपका, वो क्या देता है? वो ग्रेड देता है, क्वालिटी का ग्रेडेशन देता है, A++ से D तक। ओके। सो नैक जो है ग्रेडिंग देता है, निर्फ आपका रैंकिंग देता है। ये डिफरेंस है दोनों में। सो निर्फ जो है, ये किस किस पैरामीटर्स पे काम करता है? टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेस, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें। ग्रेजुएशन आउटकम देखता है, बच्चों को क्या चीज आया, हाउ मच दे आर एबल टू स्कोर, कितना जो है उनका जो पैकेज लगा, ये सारी चीजें देखता है। फिर परसेप्शन कैसा है? अगर मैं बोलूं आईआईटी बॉम्बे, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अगर मैं बोलूं सम XYZ यूनिवर्सिटी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये सारा परसेप्शन भी जो है एक इसका पैरामीटर है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो इसमें भी जो है, इसमें जो है हम क्या देखते हैं? कितना जो है पेटेंट फाइल किया है, कितना रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। और आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, किस कंट्री में कहाँ कहाँ से लोग हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितने हैं, है ना।
नैक जो है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, इट ऑल्सो इवेल्युएट्स द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन ये रैंकिंग नहीं देता है। ये क्या देता है, ये ग्रेड्स देता है A++ टू D तक। एंड इन कॉन्ट्रास्ट निर्फ जो है, इट प्राइमरीली रैंक्स इंस्टीट्यूट टू हेल्प द स्टूडेंट्स गेज देयर रिलेटिव परफॉर्मेंस। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन स्कीम WCIS के बारे में। ये न्यूज में था, आई थिंक आपको याद होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें IOE दे रहा है। ये क्या दे रहा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 2017 एंड इट गिव्स IOE स्टेटस, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्टेटस। आपने देखा होगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। मतलब मणिपाल यूनिवर्सिटी था तो मणिपाल डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अब जैसे आपका सिम्बायोसिस है तो सिम्बायोसिस डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ऐसे हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जो रैंकिंग होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें इंडियन यूनिवर्सिटी को विद इन 10 ईयर्स 500 रैंक के अंदर लाना, और उसके बाद अंडर 100 लाना। अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, चाइना एंड US। ओके, शिंगुआ यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो डोमिनेट कर रही है। हमारी IIT वगैरह जो है आपकी 1000 में आ जाती है, टॉप 500 में आ जाती है, लेकिन वही रहता है। ओके, सो जो QS रैंकिंग्स है उसमें बेटर करना। तो इसमें क्या करता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग देता है। तो अगर किसी को इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग मिल गया है, सो दे रिसीव सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी। मतलब करिकुलम वगैरह को अपने तरीके से पढ़ाना, ये सारी चीजें कर सकते हैं, अपने फिनेंशियल ऑपरेशंस खुद देख सकते हैं। टीचर्स की सैलरीज वगैरह में थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी इनको मिलता है, ताकि ये जो है फ्लेक्सिबली जो है अपना काम कर सके। अब ये बोथ ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। मेरा मतलब क्या है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड यूनिवर्सिटी, ग्रीन फील्ड मतलब अभी बना जो नहीं है वो भी। तो उसमें जियो यूनिवर्सिटी को मिला था टैग इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ऑल्दो जियो यूनिवर्सिटी वाज नॉट समथिंग दैट वाज दैट वाज देयर। लेकिन बाद में जो है उसको बोला गया कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, और आप जो है यू कैन सेटअप योर इंस्टीट्यूशन। और बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग दिया गया, ताकि उनको ऑटोनॉमी मिलती रहे। देन यू हैव द मालविया मिशन स्कीम। व्हाट इज मालविया मिशन स्कीम, ये टीचर ट्रेनिंग में जो है और करिकुलम डेवलपमेंट उसमें काम करता है। देन यू हैव द विद्यांजलि स्कीम। विद्यांजलि में क्या करना है, रिमीडियल क्लासेस लगानी है और ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स जो थोड़े पीछे रह गए हैं पढ़ाई में, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस थ्रू वॉलेंटियर इन्वॉल्वमेंट, जिसमें रिटायर प्रोफेशनल साइंटिस्ट, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, जो टीचर्स होते हैं, ये सारे लोग आके, और विद्यांजलि स्कीम्स में जो है दे गिव रिमेडियल क्लासेस एंड ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स। ओके, विद्यांजलि पोर्टल था वो, एंड दिस इज द विद्यांजलि स्कीम, राइट। यस, वी हैव डन विद्यांजलि पोर्टल, आई थिंक, अगर आप पहले देखोगे। यस, दिस विद्यांजलि पोर्टल। तो इसमें भी वॉलेंटियर्स का है, सेम चीज है। वॉलेंटियर्स जो है वो अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और ये विद्यांजलि स्कीम्स में जो है साइंटिस्ट, आर्म फोर्सेस पर्सनल, जो कि बेसिकली किड्स को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना, टू बी मॉडल सिटीजन्स, उनको इन्वॉल्व किया जाता है। उन्नत भारत अभियान, इसमें क्या है, दिस कनेक्ट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विथ रूरल कम्युनिटीज टू प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो उन्नत भारत अभियान में जो है आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है रूरल कम्युनिटी के साथ काम करेंगे, ताकि रूरल लिटरेसी रेट जो है उसको बेटर किया जा सके। एक बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज बी वॉक, इसको जो है लाया गया है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस अंडर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। और ये क्या करता है, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस देता है एट डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा लेवल। देखिए क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा लकी हैं, क्यों, हम 4 साल पढ़ पाए, 3 साल पढ़ पाए, 5 साल पढ़ पाए, हमारे पेरेंट्स हमें पैसा भेज रहे थे। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ये बेटर नहीं होता है, इस तरीके का उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, कि घर से उनको इतना सपोर्ट नहीं होता है। सो इस केस में जो इंडस्ट्री रेडी होना चाहते हैं और जो तुरंत काम देखना चाहते हैं आफ्टर देयर 12th, तो उनके लिए बी वॉक बनाया गया है। एंड अगर 4 साल वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं,
दे कैन एग्जिट एट मल्टीपल लेवल विथ डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा। अगर 2 साल में निकल गए डिप्लोमा, 3 साल में निकल गए तो उनका एडवांस डिप्लोमा बन जाएगा, 4 साल कर लिया तो बैचलर ऑफ वोकेशन स्टडीज बन जाएंगे। इस तरीके से जो है इस कोर्स को डिजाइन किया गया है ताकि कोई डिसएडवांटेज ना हो जिनको काम करने की जल्दी है। Someway, what is Someway? This is a skill assessment matrix for vocational advancement of youth. तो ये सीमलेस मोबिलिटी करना चाहता है बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम। तो समवय के थ्रू जो है हम जैसे ट्रेनिंग है, कारपेंट्री हो गई, मोटर मैकेनिक हो गया, ये सारी चीज जो है, ओके, ये सारी चीज जो है एक दूसरे के साथ एकेडमिक एजुकेशन के साथ मिक्स करके बच्चों को पढ़ाई जा रही है ताकि इंडस्ट्री रेडी किड्स जो है हम लोग निकालें। ओके, अब एब्सोल्युटली, लेकिन एग्जीक्यूशन का मामला है। अगर आप देखोगे तो ऑल दी स्कीम्स आर एग्जीक्यूशन, कैसे आप एग्जीक्यूट करते? फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज फंटास्टिक। इंडियन ब्यूरोक्रेट्स का फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज ऑलवेज फंटास्टिक, एग्जीक्यूशन इज पुअर। सक्षम की बात करते, देखिए सक्षम एक यहां पर था और एक SAQ SHM हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा। तो एक SAK SHM था और एक था आपका, एक सार्थक था, राइट, SARTHAQ, सार्थक। ओके, सो दिस सार्थक वाज फॉर अ प्लान टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसके बाद जो है एक सक्षम स्कीम लेके आए हैं। व्हाट वाज दैट सक्षम? ये बेसिकली स्कॉलरशिप है डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए। तो सार्थक और सक्षम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सार्थक विथ अ क्यू। ओके, दिस वाज फॉर NEP इम्प्लीमेंटेशन एंड सक्षम जो है आपका, ये डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन एट AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। जो भी AICTE अप्रूव्ड इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, वहां पर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। ओके, यस। ईशान विकास, व्हाट इज ईशान विकास? इट इज एन एकेडमिक एक्सपोजर फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स। ये बेसिकली IITs NITs और आइसर में समर वैकेशन वगैरह में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता है कि आप आए और IITs वगैरह में जाके काम करें। ठीक है। प्रगति, प्रगति क्या है? दिस इज स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट्स एंड ये AICTE का स्कीम है ताकि गर्ल्स की टेक्निकल एजुकेशन में काम हो सके उनको। जो है, अगर कोई लड़की बीटेक करना चाहती है, आपने देखा होगा बीटेक में गर्ल्स का जो नंबर्स है वो बहुत पुअर है एक्सेप्ट बायोटेक। अगर आप जाएंगे कॉलेजेस में तो बायोटेक जो है उसमें थोड़ा बहुत नंबर्स होता है गर्ल्स का, लेकिन सिविल मैकेनिकल इन सब में बहुत पुअर जो है नंबर्स होता है। तो वही प्रोमोट करने के लिए प्रगति स्कीम्स जो है आया गया था। प्रगति इज अ स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट्स एंड इट इज बाय AICET, जो आपका टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करता है एंड दिस इज फॉर गर्ल्स इन टेक्निकल एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो ये जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, सो विवेकानंद जी जो थे, ही यूज टू बी वेरी मच, आप ऐसे कह सकते हो कि गर्ल एजुकेशन के फेवर में थे एंड इसीलिए इनके नाम पे सिंगल गर्ल चाइल्ड, उनको बर्डन ना समझा जाए, सिंगल गर्ल चाइल्ड को बर्डन ना समझा जाए, तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप लाया गया है ताकि ये सोशल साइंस वगैरह के रिसर्च में, ओके, सोशल साइंस वगैरह के रिसर्च में दे कैन गेट सम स्कॉलरशिप। ओके, स्वयं, तो स्वयं क्या है? दिस इज द स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। और ये जो बेसिकली क्या करता है, ये स्वयं जो पोर्टल है, ये डिजिटल डिवाइड जो है स्टूडेंट्स का उसको कम करता है। इसमें कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, इंटरैक्टिव कोर्सेज है अक्रॉस द सब्जेक्ट्स। इन स्वयं में जाके आप उसको देख सकते हो और एंड यू कैन एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम बात करते हैं PMUSP के बारे में। दिस इज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन एंड दिस इज अगेन अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब 100% पैसा कहां से आएगा? सेंट्रल सरकार से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री।
अब ये पीएम यूएसपी द उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, इसके तीन सब स्कीम है। एक है स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, एक स्पेशल स्कॉलरशिप है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बच्चों के लिए, और एक सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन। तो एजुकेशन लोन में भी आपको क्या देगा, कम इंटरेस्ट पे आपको जो है लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। फिर नैट्स, व्हाट इज नैट्स? दिस इज नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एंड इट इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी तक हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में एंड लिटरेसी। अब जो है नैट्स के आ गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और ये स्टाइपेंड्स देता है किसको? अप्रेंटिस को। अप्रेंटिस कौन होता है? शागिर्द, समझते हैं? आप आपके घर में जो एसी बनाने वाला आता है तो उसके साथ एक चेला रहता है, देखा है आपने? एक बच्चा रहता है, थोड़ा सा यंग आदमी टाइप का रहता है, वो हेल्प करता है। सो दैट इज अप्रेंटिस, ओके, जो कि सीख रहा है काम। तो उसको स्टाइपेंड सपोर्ट जो है ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर मिलेगा। और ये जो है 2021 से 2026 तक के बीच में मिलेगा। और सारे बच्चों को, इंजीनियरिंग के बच्चों को तो मिलेगा ही, ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के बच्चों को भी दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। देखिए कॉपीराइट जो है, अगर आप कॉपीराइट, उसका एक्विजिशन कैसे होता है? इट इज ऑटोमेटिक। सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा, कॉपीराइट का एक्विजिशन ऑटोमेटिक होता है। मैंने आईएसएसएफ का कोई मटेरियल बनाया, जैसे मैंने बनाया कोई नोट्स, तो उसमें आपने देखा है जो मैं पब्लिकली भेजता हूं तो सेकंड पेज पे कॉपीराइट आईएसएसएफ लिखा रहता है। जो बुक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आपने देखा होगा। सो ये क्या होता है, मुझे क्या कहीं रजिस्टर करना पड़ा? नहीं, जैसे ही मैंने वो पीडीएफ बनाया और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो मेरा कॉपीराइट हो गया। सो फॉर एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट इट इज ऑटोमेटिक। जैसे ही मैंने अपना काम किया, लिखा हाथ से, ये मेरा कॉपीराइट हो गया है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी फॉर्मेलिटी एंड इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द वर्क इज क्रिएटेड। एज सून एज द वर्क इज क्रिएटेड आपका कॉपीराइट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और नो फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड। लेकिन आपका जो कॉपीराइट एक्ट है उसके सेक्शन 48 में क्या लिखा गया है कि एडमिसिबल क्या होगा? अगर मान लो कि कोई दूसरा कोचिंग कॉपी करने की कोशिश करता है और अगर मैं उसके अगेंस्ट जाना चाहूं, तो उसके लिए मुझे जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट की जरूरत पड़ेगी। उस केस में आई विल हैव टू रजिस्टर माई वर्क एंड देन आई कैन अप्रोच द कोर्ट एज एन एविडेंस। कॉपीराइट ऑफिस जो है वो 1958 में स्टैब्लिश हुआ है और ये किसके कंट्रोल में है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कंट्रोल में। किसके कंट्रोल में है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के कंट्रोल में है। सो एज पर सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट किस किस क्लासेस में होता है? ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, सॉफ्टवेयर वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें जो है आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। देन देर इज अ कॉपीराइट बोर्ड एज वेल, जो कि एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। ये डिस्प्यूट्स जो होती है कॉपीराइट की उसको एडजुडिकेट करता है, और ये पार्ट टाइम बेसिस पे फंक्शन करता है, फुल टाइम नहीं है। और इसका जुरिसडिक्शन इंटायर कंट्री में है। और ये क्या करता है? कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग कहाँ पढ़ा है आपने? फार्मास्यूटिकल में पढ़ा है, याद है? हमने बात की थी फार्मास्यूटिकल में। क्या होता है इसमें? देखिए कि अगर एक बहुत लाइफ सेविंग ड्रग है और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है और मार्केट में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सरकार कंपलसरी लाइसेंसिंग करवा सकती है। उसमें क्या होगा कि वो जो पेटेंट है वो ओवरराइड हो जाएगा। मान लो कि 10 साल का पेटेंट बाकी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, तो वो क्या कर सकती है? सरकार उसको ओवरराइड कर सकती है एंड इट कैन टेल द जेनरिक फार्मा कंपनीज कि बनाओ इसको, इसको क्या करो, इसको तुम बनाओ और हम देख लेंगे अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। और ये डिटरमाइन करती है कॉपीराइट बोर्ड जो है, एंड इट फिक्सेस द रेट ऑफ रॉयल्टी फॉर लिटरेरी एंड म्यूजिकल वर्क एज वेल। ओके, सो ये आपका जो है, दिस इज योर एजुकेशन स्कीम का है। अच्छा, कोई क्वेश्चन था एक मिनट, उसमें हम बात कर लेते हैं। ओके, यस, तो इसमें जो है हम लोग अब ये भी कर लेते हैं, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हम जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यस।
जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ऑलराइट, एक क्वेश्चन है, युवा संगम क्या है? तो ये बेसिकली आप जो 18 से 30 साल के लोग हैं, यूथ है, वो पीपल टू पीपल कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे गुजरात है, अरुणाचल है, लद्दाख है, तमिलनाडु है, इस टाइप के जो लोग हैं ये सारे एक साथ आते हैं। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम के वॉलंटियर्स होते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, एम्प्लॉयड पर्सन है, दे कम टुगेदर और ये जो है युवा संगम में रहते हैं। और युवा संगम दिस इज अंडर द एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। ओके, इसमें आप जो है डिफरेंट जगह के लोग जो है एक साथ आके और एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑफ तमिलनाडु में प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, तमिलनाडु में आपका प्रॉब्लम चल रहा है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाला, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यूज में है। लेट अस टॉक अबाउट इट। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है आपकी, ये 1986 जो है उसको रिप्लेस कर रही है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एंड दिस इज द थर्ड एनईपी। तो मतलब कितने एनईपी हैं? एक 1968 का एनईपी है, उसको रिप्लेस किया 1986 के एनईपी ने, और अब इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? 2020 का एनईपी। ओके, एंड इट विशेस टू बिल्ड एन एजुकेशन सिस्टम विच इज रूटेड इन इंडियन एथोस that contributes directly to transforming India into an equitable and vibrant knowledge society। और ये कौन कर रहा है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो ये कस्तूरी रंगन साहब जो हैं, ही इज फॉर्मर इसरो चीफ, लेकिन बड़े जो है ये, ही इज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन। वाई? बिकॉज इनका एक वेस्टर्न घाट्स वाला आपको याद होगा, इसके पहले भी कई सारे कमिटीज के ये चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, सो अब जो है ये डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अंडर में एनईपी जो है इसको डेवलप किया गया था, और इसको जुलाई 29 2020 इस समय जो है यूनियन कैबिनेट ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन फेज इसको अप्रूव कर दिया था। एंड ये जो है कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है फ्रॉम प्री स्कूल टू डॉक्टोरल स्टडीज। मतलब प्री स्कूल से लेके बाल वाटिका, याद है अभी जस्ट हमने पढ़ा, बाल वाटिका से लेके आपका जो डॉक्टोरल स्टडीज है, पीएचडी तक, और इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज और अडल्ट एजुकेशन। अडल्ट एजुकेशन अभी याद होगा आपने, हमने बात की थी उल्लास के बारे में, है ना, समग्र शिक्षा स्कीम उल्लास। फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? सो रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फॉस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट यूनिक होता है, तो हर स्टूडेंट को एक तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते। अभी जो मॉडल है हमारा क्लासरूम वाला, दैट इज द प्रशियन एजुकेशन मॉडल। मतलब प्रशिया में सबसे पहले इस टाइप का एजुकेशन मॉडल जो है इसको लाया गया था। प्रशिया इज अ पार्ट ऑफ जर्मनी, उस समय जो जर्मन इंटीग्रेशन के पहले था। और उसमें क्या होता था, दे वांटेड वेरी गुड पीपल हु कैन बी इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो बेटर हो सकते थे, तो ये अभी भी हम वही चला रहे हैं। तो अब क्या है, एनईपी 2020 ये फॉस्टर करना चाहता है यूनिक कैपेबिलिटी, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। एंड इट फोकसेस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो बेसिक लिटरेसी है बहुत खराब है हमारी कंट्री में, मैथमेटिकल स्किल्स बहुत खराब है। क्लास 10 के बच्चों को, क्लास 8 के बच्चों को सिंपल डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड द रूरल एरियाज। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग पाथवे एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। तो यहाँ पर सारे बच्चों को एक मोल्ड में नहीं रखा जा रहा है, उनको क्या किया जा रहा है, उनके लर्निंग पाथवेज में फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है। आप मल्टीपल एग्जिट्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना बीवॉक के बारे में, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज में, कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है, डिप्लोमा भी ले सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा भी ले सकते हैं, या बैचलर पूरा कर सकते हैं, आपको आजादी दी गई है। तो उसी तरीके से यहां पर बच्चों को क्या दिया गया है कि आप जो है बाद में भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। यू कैन कम लेटर ऑल्सो एंड यू कैन स्टडी। आपको अगर 3 साल की डिग्री चाहिए, आप 3 साल में एग्जिट ले सकते हैं, और ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द ऑनर्स डिग्री, बट यू कैन टेक एन एग्जिट। ओके, नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट साइंसेस, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल एकेडमिक स्ट्रीम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही साइंस है तो एकदम साइंस वाला स्ट्रीम हो जाएगा,
आर्ट्स है तो एकदम आर्ट्स वाला स्ट्रीम हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी मल्टी डिसिप्लिनरी स्पेशलाइज्ड वर्ल्ड, इसीलिए सबको थोड़ा बहुत चीजें आनी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस, मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पे फोकस होगा। लाइफ स्किल्स प्रमोट होंगे कि लाइफ में जो आपके स्किल्स काम आए वो आपको सिखाया जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म, तो इसमें क्या है, आपको मल्टी लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी एक और एक्स्ट्रा लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा। एंड टीचर को एम्पावर किया जाएगा, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाएगा, लोकल कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट किया जाएगा। देखिए लोकल कंटेक्स्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सर्टेन ट्राइबल बेल्ट्स में क्या होता है कि ट्राइबल जो लोग होते हैं ना, वो दिन में काम करते हैं। जैसे ट्राइबल्स के बच्चे होते हैं, दे गो विद देयर पेरेंट्स टू वर्क, तो वहां पर स्कूल की टाइमिंग आप नॉर्मल रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो वहां पर आपको क्या करना है, उनके हिसाब से चेंज करना है। तो यही लोकल कंटेक्स्ट को रिस्पेक्ट करना हुआ। ओके। देर आर सर्टेन ट्राइब्स जो कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो उनके बच्चे 3 महीने स्कूल ही नहीं आएंगे, तो उनको कैसे अच्छे से पढ़ाना है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ऑलराइट। स्कूल एजुकेशन में रिफॉर्म क्या होगा? सो 10+2 स्ट्रक्चर पहले था, एंड नाउ ओके हाउ वुड दे स्टडी एंड वर्क, तो यही चीज है ना, इसी को बैलेंस करना है। उनके अराउंड, आप स्कूल के अराउंड ट्राइबल्स को नहीं कह सकते कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। द स्कूल हैज टू चेंज द लाइफस्टाइल अराउंड द लाइफ ऑफ ट्राइबल्स। ओके। 10+2 पहले था, इसको रिप्लेस क्या किया गया है 5+3+3+4 से। ओके, जिसमें फाउंडेशनल स्टेज है 5 साल का, जो 3 से 8 साल के बच्चों को कवर करेगा, और प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। देन प्रिपरेटरी स्टेज है 3 इयर्स का, जिसमें 8 to 11 ग्रेड 3 to 5 के बीच में होगा, जिसमें फाउंडेशनल स्किल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें बताई जाएगी। देन मिडिल स्टेज होगा, जो क्लास 6 से जो इनका सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचिंग हो गया, वोकेशनल स्किल्स लाना फ्रॉम क्लास 6 इटसेल्फ। एंड देन सेकेंडरी स्टेज होगा, जो एजेस 14 to 18 के बीच होगा, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट दिया जाएगा। देखिए होता क्या, एक चीज बताता हूँ। क्लास 11th में, आपके क्लास 11th में क्या होता है कि आपने साइंस लिया तो यू आर डूम्ड, मतलब बायो ले लिया और बायो पसंद नहीं आया, यू आर डूम्ड। मैथ्स ले लिया, मैथ्स पसंद नहीं आया, डूम्ड। कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स पसंद नहीं आया, खत्म, कहानी खत्म आपकी, मतलब आप जिंदगी भर के लिए आप ऐसे ही डिफाइंड रहेंगे। इसमें क्या है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसके अंडर ये क्या कर रहे हैं, ये चांस दे रहे हैं। 11th में अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है यू विल बी डूम्ड। आप जो है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज कर सकते हैं। ओके। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, इसमें जो है 3 से 6 साल के बच्चों को फॉर्मल फॉर्मल स्कूलिंग परव्यू के अंदर लाया गया है, और इनको यूनिवर्सल एक्सेस देना है हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का। एंड दिस विल बी डिलीवर्ड थ्रू आंगनवाड़ी, प्री स्कूल्स एंड बाल वाटिकास। और ये जो है NCERT इसको डेवलप कर रहा है। अब इसमें क्या है, देखिए, द पेरेंट्स आर अनेबल, पुअर होते हैं, फैमिली प्लानिंग समझ में उतनी आती नहीं है, बच्चे पैदा होते जाते हैं और ऐसे ही पल रहे हैं साइड में, रोड में, कहीं पर भी, प्रॉब्लम हो रही है उनको। पेरेंट्स दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू सी दैट कि किड्स का डेवलपमेंट हो। ऐसे बच्चों को स्टेट पालना चाह रहा है, या स्टेट अपने एम्बिट में लाना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं क्यों? जितना जल्दी स्टेट टेक ओवर कर लेगा, तब बच्चों का बेटर केयर हो पाएगा। ओके, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे बच्चे जो हैं, पुअर पुअर हमारे जो किड्स हैं, वो ऐसे ही पल जाते हैं। ओके, थोड़ा खाना इधर से खा लिया, थोड़ा उधर खाना से खा लिया, थोड़ा यहाँ भीख मांग लिया, थोड़ा उधर में कुछ बेच दिया। तो क्या करना चाह रहा है स्टेट, कि अपना जो है अपने अंदर लाना चाह रहा है फॉर्मल स्कूलिंग के परव्यू के अंदर 3 to 6 एज के बच्चों को, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी दिया गया है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड वाया द निपुण भारत मिशन। सो व्हाट इज दिस निपुण भारत मिशन? दिस इज द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो ये जो निपुण भारत है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेसिक अल्फाबेट,
ये सारी चीजें जो है लोगों को आनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं बोलूं हमारे कंट्री का लिटरेसी 75% है, तो क्या ये सही बात है कि हर थ्री फोर्थ बंदा या हर चार में से तीन आदमी बहुत पढ़ा लिखा है? भाई लिटरेट का मतलब पता है क्या होता है? अपना नाम लिखना आना चाहिए किसी भी एक लैंग्वेज में, अपना नाम लिखना आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, एंड इट इज नॉट दैट हार्ड। इसका मतलब 25% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको नाम भी लिखना नहीं आता, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर। दिस इज अ ह्यूज नंबर। सो इसलिए जो है बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस कर रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? मदर टंग पे फोकस है। सो थोड़ा वुड्स डिस्पैच की याद आ रही है, 1854, वुड्स डिस्पैच की, है ना? सो लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज as the medium of instructions at least till grade 5 and preferably till grade 8 and beyond. Okay. Three language formula. So this is in the news. Okay. And it has been retained with greater flexibility, and Sanskrit is offered at all levels and foreign languages are offered at secondary level. Okay. So यही प्रॉब्लम है साउथ इंडियन स्टेट्स में, स्पेशली तमिलनाडु जो है इसके अगेंस्ट है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। वाई? बिकॉज थ्री लैंग्वेज में हिंदी भी आ रहा है। ओके। असेसमेंट रिफॉर्म भी है। परख अभी हमने बात की, याद है? परख जो था हमने बात किया था, अगर आपको याद होगा। सो इसमें न्यू नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है उसकी बात किया गया था। और परख के साथ हमने किसकी बात की थी? समवय की बात की थी, समवय की, इफ यू रिमेंबर। एक एनसीईआरटी का था, एक सीबीएसई का था। यस। सो ये सारी चीजें जो है यू कैन यू कैन कीप इन योर माइंड। ओके, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट? समवे वॉज स्किल एडवांसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन और ये जो है आपका बेसिकली, है ना, सफल था, राइट? सफल था। समवे वॉज वोकेशनल एजुकेशन एंड सफल वॉज देयर बाय सीबीएसई। सफल वॉज देयर बाय सीबीएसई एंड ओके। परख क्या था? परख वॉज थ्रू स्टैंडर्ड सेटिंग। ओके, फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग। और सफल क्या था? एक्चुअल में जो सीबीएसई है वो उसका काम कर रहा था। यस। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री रिपोर्ट देंगे, और बोर्ड एग्जाम्स जो है उसको रीडिजाइन किया जाएगा, और पॉसिबिलिटीज ऑफ एग्जाम्स ट्वाइस आई। यार अभी न्यूज आया था दैट अ गर्ल लॉस्ट हर मदर, लेकिन फिर भी उसको एग्जाम सेंटर पहुंचा दिया गया था। एक ऑटो एक्सीडेंट में मदर पास्ट अवे बट शी स्टिल वेंट। तो इस टाइप की सिचुएशन ना हो, इसीलिए पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर इसको कराने का हम कोशिश कर रहे हैं। करिकुलम, इसमें रिड्यूस्ड कंटेंट लोड एंड फोकस विल बी ऑन कोर एसेंशियल्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स आपका। और एटलीस्ट 50% ऑफ द लर्नर्स को एक्सपोज करना है वोकेशनल एजुकेशन से। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से आपको करना होगा। ठीक है। टीचर्स को मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड बाई 2030 इनको दिलाना होगा। कोई भी ना बन जाए टीचर, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो पा रहा है तो टीचर बन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही में पैशनेट लोग हैं दे शुड ओनली गो फॉर टीचिंग। दे दीज दिस इज व्हाट द एजुकेशन पॉलिसी वांट। और टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर एनपीएसटी वो आपको किया जाएगा बेटर। और मैंडेटरी 50 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर ईयर, सीपीडी। इसमें क्या होगा? 50 घंटे आपको जो है अपने स्किल एनहांसमेंट के लिए देना पड़ेगा, वेरियस पोर्टल्स, वेरियस ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड के थ्रू। टीचर्स को 50 घंटे की ट्रेनिंग हर साल दी जाएगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटी 2021, इसके अंडर जो है टीचर्स का जो एजुकेशन है उसको बेटर किया जाएगा। जेंडर इंक्लूजन फंड डाला गया है, और स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा डिसएडवांटेज रीजन्स के लिए, जहां पर पढ़ाई पीछे है कंपेयर टू अदर एरियाज। और फोकस ऑन चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, जो दिव्यांग जन है उन पे फोकस किया जाएगा। और टारगेट क्या है? 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100% जीईआर इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। ओके।
2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को बैक इनटू द मेन स्ट्रीम लाना है। सो उसके लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे स्कीम्स पढ़े, अगर आपको याद होगा, जिसमें वॉलंटियर्स का यूज किया जा रहा है ना, इस तरीके से जो है काम किया जा रहा है। और जीईआर टारगेट जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन, 26.3% से 50% जो है 2035 तक करना है। मतलब 26.3% था 2018 में, और उसको हायर एजुकेशन में 50% कर देना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि अगर 100 किड्स वेर गोइंग टू प्राइमरी स्कूल्स, सो इसका मतलब है कि उसमें से 26-27 वेर ओनली गोइंग टू द हायर एजुकेशन। इट मीन्स इट इज अ, अगर बीए भी हैं, आपका सिंपल की कोई डिग्री है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है इंडिया में। बहुत लोग नहीं पढ़ते। ओके। इसमें क्या करेंगे हायर एजुकेशन में? फ्लेक्सिबल करिकुलम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। मतलब अगर आप 1 साल के बाद एग्जिट कर रहे हैं, तो डिग्री आपकी गिरेगी नहीं। आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल कंप्लीशन का। 2 साल में आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल में आपको बैचलर्स मिल जाएगा। और 4 साल में आपको बैचलर्स विथ रिसर्च, उसकी डिग्री मिल जाएगी। और आप पीएचडी के लिए फिर जा सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है, which is the digital storage of credits which is earned for awarding of degree। ये हर बच्चे को एबीसी दिया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ताकि सीमलेसली जो है एक जगह से दूसरे जगह अपना क्रेडिट ट्रांसफर कर सके। रेगुलेटरी सिस्टम को भी चेंज करना है। एक HECI, दैट इज द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको जो है एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाना है फॉर इंटायर हायर एजुकेशन, एक्सक्लूडिंग द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। मेडिकल लीगल एजुकेशन कहां से होता है? लीगल तो PYQ है 2022 का, अगर आपको याद होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और मेडिकल MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यस। और HECI में 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स एनविसाज किए गए हैं। इसमें NHERC है, दैट इज द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो रेगुलेशन करेगा एजुकेशन का। फिर NAC होगा, नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, जो कि एक्रेडिशन देगा कि आप यू आर एक्रेडिटेड टू रन दिस इंस्टीट्यूट और नॉट। फिर एक हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल जो फंड करेगा। और उसके बाद एक है जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो स्टैंडर्ड सेट करेगा। ओके। और अफिलिएशन सिस्टम जो है उसको 15 साल के अंदर फेज आउट करेगा। और ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को अफिलिएशन के। अभी क्या होता है, जैसे आपका मिठी बाई कॉलेज है, इस टाइप की कॉलेजेस है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अफिलिएटेड होते हैं, है कि नहीं? या इस टाइप से अलग अलग कॉलेजेस जो है, वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड होता है। तो उस अफिलिएशन सिस्टम को जो है खत्म करके कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देनी है। ओके। ऑलराइट, तो 3 कैटेगरी ऑफ HEIs बनाएंगे: हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी, एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस। और मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटी फॉर होलिस्टिक एजुकेशन मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये बनाया जाएगा, विच विल बी एट पार इन क्वालिटी विथ IITs एंड IIMs। और एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, विच विल बी द टॉप बॉडी और द एपेक्स बॉडी टू फंड, मेंटर एंड बिल्ड रिसर्च कैपेसिटी अक्रॉस द डिसिप्लिन, सारे डिसिप्लिन, सोशल साइंस, साइंस, कॉमर्स। ओके। और फैकल्टी को एक क्लियर करियर प्रोग्रेशन पाथ बताया जाएगा, और एक डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स या प्रोफेसर्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाते हैं, उनको एसोसिएट नहीं बनाया जाता है, रिटायर कर जाते हैं बेचारे असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनको परमानेंट नहीं किया जाता है। तो फैकल्टीज को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप फैकल्टी बनिए, बिकॉज देर इज अ शॉर्टेज, पीपल डोंट वांट टू टीच एट कॉलेज लेवल। 15,000, 10,000, 20,000 रुपए दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को। सो एक स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है, बोथ इन रिक्रूटमेंट एंड द करियर प्रोग्रेशन। एमफिल विल बी डिसकंटिन्यूड। तो ये एमफिल जो प्रोग्राम है, उसको डिसकंटिन्यू, बिकॉज यूजलेस प्रोग्राम था एक तरीके से, ना ये मास्टर्स प्रॉपर है, ना ये PhD प्रॉपर है क्या ये? ठीक है, तो इसको जनरली जो है लोग यूज करके और पढ़ाई करते थे, गुड पीपल वेयर देयर। लेकिन बहुत सारे आपके जो JNU वगैरह में है ना,
जेएनयू वगैरह में बहुत सारे लोग जो है आपको देखने को मिलते थे, एमफिल कर रहे हैं, और कोई ऐसा करियर प्रोग्रेशन उनका क्लियर नहीं है क्या ये, समझ ही नहीं आ रहा था किसी को। ठीक है। और फैसिलिटेटिंग एंट्री ऑफ टॉप 100 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टू ऑपरेट इन इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांच खोल सकती है। गुड़गांव में ऑलरेडी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने जमीन खरीद ली है ताकि अपना कैंपस जो है वो खोल सकते हैं, और इंडिया को एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन जो है प्रमोट करेंगे। ओपन डिस्टेंस लर्निंग को हाईएस्ट क्वालिटी बनाया जाएगा, और एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है एनटीए ऑफर करेगा, हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड स्पेशलाइज्ड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम्स फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन। अदर की एरिया ऑफ फोकस में जो है हम बात करते हैं, सो वी हैव नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगा फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन टेक्नोलॉजी यूज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो एक अगर प्रोफेसर को आइडिया है तो वो दूसरे प्रोफेसर को थ्रू दिस एनईटीएफ फोरम बता सकता है। दीक्षा प्लेटफॉर्म जस्ट वी हैव डन, अभी हमने बात की थी दीक्षा प्लेटफॉर्म के बारे में। सो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन पेडागोजी पे फोकस रहेगा। वोकेशनल एजुकेशन में जो है मेन स्ट्रीम किया जाएगा, क्लास 6 से जो है बच्चों को एक्सपोज किया जाएगा, और एटलीस्ट जितने भी बच्चे हैं उसमें से 50% बच्चों को जो है एक्सपोज करना चाह रही है बाई 2025। अडल्ट एजुकेशन में क्या करना है, 100% यूथ और अडल्ट लिटरेसी लेके आना है। ऑब्वियसली ज्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, क्यों? बिकॉज इसमें सिर्फ नाम लिखवाना, अगर आपको लिटरेट डिक्लेयर कराना है, लेकिन फिर भी अडल्ट लिटरेसी में उनको इक्विप करने के लिए, ताकि वो कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स बन पाए, उसके लिए जो है वी हैव करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, जिसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स, लिटरेसी, न्यूमरेसी, वोकेशनल स्किल्स, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और इंडियन लैंग्वेज का प्रमोशन होगा, यूज ऑफ मदर टंग एंड लोकल लैंग्वेज, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन आपकी सेटअप की जाएगी, जहां पर ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स जो हैं उनको लाया जाएगा। डू यू थिंक दिस इज अ गुड आइडिया इन दिस एज ऑफ एआई? इन दिस एज ऑफ एआई, इंटरप्रेटर्स और ट्रांसलेटर्स, इज इट अ वायबल करियर ऑप्शन? अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी एडवांस कि आप मोदी जी के पीछे बैठ रहे हैं, आई पर्सनली बिलीव कि थोड़ा सा अब ये जो है एआई की वजह से ये अब एक्सटिंक्ट होते हुए दिख रहा है, अभी दिख रहा है। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, किसके लिए? पाली, पर्शियन और प्रकृत के लिए। किसके लिए बनाया जाएगा? पाली, पर्शियन और प्रकृत। और संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज डिफरेंट होता है, याद है ना? 8th शेड्यूल लैंग्वेज से डिफरेंट होता है क्लासिकल लैंग्वेज। आई थिंक हमने क्लास में किया हुआ है इसको, है ना? Which was the last language to be granted the classical language state? अभी रिसेंटली 2024 में जो है, ओके, 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली, उनको जो है बनाया गया है क्लासिकल लैंग्वेज। पहले 6 थे, लास्ट उड़िया था 2014 में, फिर 2024 में मराठी डाल दिया गया, पाली डाल दिया गया, प्राकृत डाला गया, ओके, असमीज डाला गया, और बंगाली डाला एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, सो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस का क्या है? इसमें होता है आपका, एक तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर रहे हो रिच हेरिटेज को, दूसरा जो है सरकार से फंड वगैरह आता है फॉर द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, इट विल एस्टैब्लिश अ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी। ओके, और उसके साथ साथ जो है, यस वेरी गुड, एक स्पेशल चेयर जो है कंस्टिट्यूट किया जाएगा इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। उसके साथ साथ एम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एजुकेशन सेक्टर में 6% जीडीपी, मतलब 6% ऑफ जीडीपी जो है वो फंड करेगा। ओके, 6% ऑफ जीडीपी जो है वो फंड किया जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार चाह रही है कि 6% ऑफ जीडीपी जो है दिस विल गो टू एजुकेशन। एक्चुअली में ये क्या होता है? 6% ऑफ जीडीपी इज अ वेरी ह्यूज नंबर, आपको पता है? बिकॉज जीडीपी इज नॉट इक्वल टू नेशनल बजट। जीडीपी अगर 4 ट्रिलियन है, तो जो सरकार के पास बजट कितना होता है? 300-400 बिलियन ऐसे होता है। उसमें से एक बड़ा चंक एजुकेशन पे ये डालना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड दिस टारगेट वाज फर्स्ट सेट बाय द 1968 पॉलिसी।
गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एम्फेसिस ऑन कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म होगा, सेंटर स्टेट और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक कोहेशन होगा, और फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी विथ क्लियर टाइमलाइंस, कि जो आप जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्लियर टाइमलाइन होना चाहिए। और एक प्रोपोज्ड एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, विच विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड इट विल रिप्लेस CABE। अब हुआ क्या, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है ना, इसको बहुत सारे स्टेट्स ने इस पे आपत्ति जाहिर की है, इसको इसके अगेंस्ट हो गए, दे वेंट अगेंस्ट दिस RSA, इसीलिए इसको अभी सस्पेंडेड रखा गया है। अगर ये बनता है, so this will be headed by the prime minister and it is going to replace what? This is going to replace the CABE. Okay, that is the Central Advisory Board of Education. लेकिन अभी CABE काम कर रहा है, वाई? बिकॉज राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पे स्टेट्स ने दे हैड रेज देयर क्वेरीज, ओके, दे हैड रेज देयर ऑब्जेक्शंस। और डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होगा फॉर ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड अडल्ट एजुकेशन, बाय हूम? बाय NCERT। इसको जस्ट हमने अभी इंडिया ईयरबुक वाले में किया था। अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद आपका स्कूल एलिमेंट्री लेवल पे, फिर टीचर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन, ये सारा जो है NCERT जो है उसको दिया गया है कि इन चारों के लिए आप बनाइए, ठीक है। सो इस तरीके से आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज ओवर, along with your India yearbook schemes, education से related everything is done, okay।